साथियों, एक बड़ी खबर ये कि भारत में भारतीय वायुसेना के पास में 12 सुपर हरक्यूलिस ऐसे विमान हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को लाने ले जाने में, अंधेरे में उतरने में, कहीं पर अगर उतरने के लिए प्रॉपर तरीके का एयर स्ट्रिप नहीं है तो भी प्लेनर सरफेस पे उतरने में सक्षम है। ऐसे सुपर हरक्यूलिस C-130J इनकी मेंटेनेंस को भारत में ही करने के लिए टाटा के साथ लॉकहीड मार्टिन ने एग्रीमेंट कर लिया है। इसके मायने क्या हैं आज के सेशन में जानेंगे। क्या है हमारा ये हरक्यूलिस, इसका भारत के लिए भविष्य में किस तरह से उपयोग संभव है, भारत के लिए ये कितनी बड़ी बात है, और एक भारत की प्राइवेट कंपनी को इस तरह की जिम्मेदारी मिलना आने वाले समय में भारत को किस तरह से डिफेंस के सेक्टर में और आगे आत्मनिर्भर बनाएगी। सारी बातें चर्चा में हैं। जिन विमानों को आप देख रहे हैं ये लॉकहीड मार्टिन द्वारा, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा बनाए जाने वाले हवाई जहाज हैं, 4 इंजन वाले हैं। इनके अंदर खासियत यह है कि ये बहुत कम जगह पर बहुत अच्छे से लिफ्ट कर जाते हैं, अपने वजन से 2 गुना वजन तक कैरी करने में सक्षम होते हैं। साथ में सैनिकों को, गाड़ियों को, मालवाहक जहाज हैं कुल मिलाकर अंदर भर के, और ये कहीं भी किसी भी डिफिकल्ट टेरेन में ले जाने में सक्षम होते हैं। मतलब आप इस तरह से सोचिए कि ये दौलत बेग ओल्डी में 2013 में भारत के द्वारा उतारे जा चुके हैं। मतलब कि जास्कर लद्दाख वाली जो सीरीज है, उनसे श्रेणी है, उन जगहों पर भी इन्हें प्रॉपरली उतारा जा चुका है, और जहां पर रनवे का अभाव है, प्रॉपर सरफेस वो है, उस पर भी ये लोग लैंड कर जाते हैं। तो बड़ा मजबूत प्रकार का ये मालवाहक जहाज है इंडियन एयरफोर्स के पास। फिलहाल इनकी संख्या भारत में 12 है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, लॉकहीड मार्टिन ने भारत के इन C-130 का MRO बेस भारत में बनाने की बात की है। अब ये 130 का MRO बेस क्या होता है इसे हम समझें। इसमें एक शब्द को आप गौर करें, दैट इज MRO। MRO का मतलब हुआ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी। अब इसको कैसे समझते हैं, थोड़ा सा इसको सुनिए। जैसे आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी प्रकार के वाहन का उपयोग करते होंगे, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, जो भी आप यूज़ करते हो। आपको ये पता होता है कि अगर आपने साइकिल भी खरीदी है तो उसकी सर्विसिंग के लिए एक दुकान होती है जहाँ पे आपको उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। पंक्चर हो गया या ग्रीस करानी पड़ गई, मोटरसाइकिल हो गया तो उसकी सर्विसिंग करानी पड़ गई, कार हो गई तो सर्विसिंग करानी पड़ गई। तो केवल आपको गाड़ी खरीदनी नहीं होती है, उसकी समय समय पर सर्विसिंग भी करानी होती है। सर्विसिंग कराना अपने आप में किसी भी प्रकार के ब्रांड के लिए एक भविष्योन्मुखी चीज होती है। जैसे भारत में एक लाइन बोली जाती है कि भारत में मारुति या टाटा की गाड़ियां ज्यादा बिकती क्यों हैं, महिंद्रा की गाड़ियां बिकती ज्यादा क्यों हैं? बोले सर इनके हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। वहीं पर मर्सिडीज, BMW के केस में दिक्कत क्या आती है? बोले सर इनके सर्विस सेंटर पता चल रहा है केवल बिग सिटीज में ही है। अगर कोई छोटे मोटे शहर में लेकर के भी आ गया, जैसे मान लो मेरे शहर अलवर में कोई मर्सिडीज ले आया, तो उसको सर्विस कराने के लिए जाना पड़ेगा दिल्ली या फिर जयपुर, वहीं पर उसकी सर्विस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी का यूजर पूरा दिन निकाले तब जाके सर्विस होगी। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। अब जिनकी सर्विसिंग नहीं है उनका गाड़ियां भले ही अच्छी हों लेकिन सर्विसिंग के लिए आपको दूर तक जाना पड़ रहा है, ये अपने आप में चुनौती है। अब आप दूसरी तरह से सोचें, मारुति के केस में कहते हैं कि साहब आप लेके गांव में भी चले जाओ, वहां पर भी आपको मैकेनिक मिल जाएगा, खोल के सही कर देगा। और नहीं भी तो छोटे छोटे कस्बे में आजकल इन्होंने अपने सर्विस सेंटर बना दिए, आप वहां पर गाड़ी सही करा लो। इससे क्या होता है कि हर आदमी सुरक्षा ये सोचता है कि मेरी गाड़ी खराब होगी तो कहीं पर भी सही हो जाएगा, मेंटेनेंस कहीं पर भी हो जाएगा। ये तो आप मेंटेनेंस का अर्थ समझ गए। अब आप कहेंगे कि सर इंडियन एयरफोर्स का C-130J जो है इसके लिए क्या करने जा रहा है टाटा? सर्विस सेंटर बना रहा है। आसान भाषा में तो ये है, मतलब टाटा का अब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल का मतलब है कि कल को मान लो कि कोई जीर्ण शीर्ण हालत में लाकर कोई पकड़ दिया आपके पास कि सर इसको दोबारा नया बनाना है, बोले कर देंगे। जैसे नहीं होता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया तो भी तो सर्विस सेंटर पे जाकर के उसके अंदर सारे अस्थि पंजर लगा के फिट किया जाता है, उसको फिर से नया बनाया जाता है। तो ये तीनों फैसिलिटी अब टाटा के साथ लॉकहीड मार्टिन कर पाएगा। ये बाय द वे किसके लिए किया गया है? ऑलरेडी जो भारत में सुपर हरक्यूलिस विमान है ना, 12 हैं वो हमारे पास, उनके लिए फिलहाल भारत में ही ये काम किया गया है। पहले तो ये समझ लो कि टाटा के साथ में ये काम हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, केवल 12 के लिए टाटा के साथ में ये काम हुआ है सर, या कोई भविष्य भी है? तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई कंपनी उठा करके अपना शोरूम के साथ में सर्विस सेंटर खोलती है, सर्विस अच्छा देने का पीछे मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि कल को जब आप गाड़ी खरीदो तो दिमाग में रखना कि सर्विस सेंटर भी है इसका। तो
मान लो कि दूसरी कंपनी आकर के आपके देश में ये कहेगी साहब हमारा विमान वाहक पोत ले लो, माल वाहक पोत ले लो, आप तुरंत क्या कहेंगे? सर्विस सेंटर है क्या? बोले नहीं है। ये दिक्कत होगी यार, गाड़ी खराब रह जाएगी तो फिर कैसे चलेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो बोले फिर? तो फिर आप भविष्य में अगर कोई खरीदने जा रहे हैं तो आप इसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे। भविष्य क्या है? इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 80 माल वाहक हवाई जहाज खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। अब आप सोचो, भारत अगर 80 माल वाहक खरीदता है, उस समय दुनिया भर के लोग आकर अपना इंटरेस्ट जाहिर करेंगे और उस इंटरेस्ट में लॉकहीड मार्टिन आपसे ये कहेगी सर देखो 12 तो ऑलरेडी चल रहे हैं आपके पास, मैंने तो सर्विस सेंटर भी बना दिया। अब आप कहेंगे तो साहब मैं आपको सर्विस भी यहीं पे दे दूंगा, मेरे से ही ले लो। नंबर 1। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अगर आप 80 मांगोगे तो मैं असेंबली भी आपके यहाँ ही आके कर दूंगा। इससे हमारे लिए क्या होगा? मेक इन इंडिया का काम शुरू हो जाएगा। यानी डिफेंस के अंदर जो हम चाहते हैं कि कम से कम असेंबली ही कर लो हमारे यहाँ लाके, ताकि हम ये तो कह लें कि भारत में असेंबल हो रहा है। असेंबल से मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ आपने शॉर्ट मतलब मंगा के खरीदी और यहीं पर आके कस दी, पंख आ गया, इंजन आ गया, सब यहीं पर आकर के कस दिया और उसको बना के उड़ा दिया। ठीक है, तो ये दोनों फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए C-130J मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इन इंडिया टू प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट IAF मीडियम ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम सब्जेक्ट टू US एंड इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब अभी जो हुआ है वो तो MRO एग्रीमेंट हुआ है। MRO एग्रीमेंट का मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी विकसित की गई है, अभी जो हुआ है। इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? अगर ये काम सही से चल गया तो इसके बाद आने वाले टाइम में हम लोग इनके साथ आगे चलकर असेंबली यूनिट भी यहां पर लगाएंगे। तो फिलहाल के लिए क्या हुआ है? फिलहाल के लिए जो हुआ है सर्विस सेंटर बना है। भविष्य में जो होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके सामने टाटा की खबर रही, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। टाटा एडवांस सिस्टम इसके अंदर शामिल हुआ है। टाटा नाम ही काफी है, इतना ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का, तो इसके साथ लॉकहीड मार्टिन का नाम जुड़ता है तो भारत के लिए बड़ी बात होती है। तो क्या ये हमारे देश में बनने वाले हैं? अभी तो सब सर्विस होने वाली है, फ्यूचर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो यूएस के साथ में ये जानकारी, बाकी तो इसमें क्या बताने वाला है मैंने सारी बातें ब्रीफ में आपको समझा तो दी हैं। 69 ईयर से ये सर्विस में है। C-130J इसकी खासियत है, ये सबसे पहले जब बनकर आया था तो वो 1954 में आया था, उसके बाद इसके सारे मॉडल अपडेट होते चले गए। C-130J जिसको अपन यूज़ कर रहे हैं ये 1998 में बनकर पहली बार आया था और अमेरिकी विमान है। इसका विंग स्पैन जो है वो 38 फीट का है, कार्गो प्लेन की ऊंचाई 38 फीट है और ये फिट जब खाली रहता है तो इसका वजन 34,000 किलोग्राम होता है और हाँ 70,000 किलोग्राम वजन लेकर के ये उड़ सकता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, 644 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। वजन के साथ साथ 28,000 फीट की ऊंचाई तक ये लिफ्ट हो सकता है, यानी कि अगर इसमें वजन है तो ये एवरेस्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको थोड़ा खाली रखा जाता है। इसका वजन कम करके इसको उड़ाया जाता है और कम वजन है अगर तो 40,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। बहुत हैवी वेट मजबूत वाला फ्लाइट है, 4 इंजन के साथ में बढ़िया लिफ्ट लेता है। 22 देशों के अंदर फिलहाल यूज़ हो रहा है। अफगानिस्तान इराक वॉर में अमेरिका ने इसको यूज़ किया है। उनका तो तरीका ही ये है कि दुनिया भर के युद्ध में इनका यूज़ करो ताकि लोगों को लग जाए कि दमदार है तो बोले ले लो, फिर तो सबको बेचने का तरीका ये है इनका। कनाडा भी इसको यूज़ करता है, कई नाटो देश इसको यूज़ करते हैं। भारतीय वायुसेना में ये 2013 के अंदर गोल्डी जो दौलत बेग ओल्डी जो एयर स्ट्रिप है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है वहाँ पर ये सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुका है। ये हमारे लिए है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जानकारी इस प्रकार से, मतलब बिना उसके भी ये उतर गया था, यहाँ पर कोई भी वो नहीं था, उसके बावजूद भी ये प्रॉपर तरीके से उतर गया था। क्योंकि इसको उतरते समय एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान दी जाती है वो ये है कि बिना एयर स्ट्रिप के भी उतर गया और दूसरा बहुत ज़्यादा हाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप देखें किस तरह से ये यहाँ उतर रहा है, तो इसका उतरना बहुत मायने रखता है, मतलब ये बड़ी चीज़ मानी जाती है। एक और बात यहाँ पर ये है कि ये फ्लाइट की बहुत कम ऊंचाई पर उड़ करके भी सक्सेसफुली अपने आप का लिफ्ट मेंटेन कर सकता है। अब आप जिस जगह इसको उतरता हुआ देख रहे हैं, इतनी जो धूल उड़ रही है, इसके पीछे का कारण समझें कि यहाँ पर कोई भी पक्की ज़मीन नहीं है और उस पक्की ज़मीन के अभाव में भी ये यहाँ पर उतर गया है। इस तस्वीर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे, इस मिट्टी वाले कच्चे वाले क्षेत्र पर भी ये उतर गया था। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया किस प्रकार से इसकी लैंडिंग हुई थी, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी ठीक है, मतलब ये सारी कॉमन जानकारी है।